नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों का जादू में, जहां हर किताब आपको सोचने का एक नया नजरिया देती है। आज की ये किताब हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन से निकालकर एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो पृथ्वी से शुरू होकर अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचता है। कॉस्मिक ऑडिसी, अ जर्नी थ्रू द यूनिवर्स एक विज्ञान आधारित किताब है जो हमें यह समझाती है कि हम जिस आसमान को सिर्फ तारों से भरा समझते हैं, वह असल में असंख्य रहस्यों, नियमों और अद्भुत संरचनाओं से भरा हुआ है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, तारे और आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं, ब्लैक होल वास्तव में क्या होते हैं, समय और अंतरिक्ष कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, और क्या इंसान इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला है या नहीं। यह किताब किसी कल्पना या कहानी पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक खोजों, शोध और प्रमाणों पर आधारित है। ये हमें डराने के बजाय जिज्ञासा सिखाती है और यह एहसास दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा जरूर हैं, लेकिन हमारी समझ लगातार बढ़ रही है। तो अगर आप भी ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं, विज्ञान को आसान भाषा में समझना चाहते हैं और तारों के पीछे छिपे सच से रूबरू होना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्मिक ऑडिसी की यह अद्भुत यात्रा, सिर्फ किताबों का जादू के साथ। चैप्टर 1, हमारी शुरुआत। ब्रह्मांड में पृथ्वी की जगह। वेयर डू वी रियली बिलोंग। जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि तारे बस दूर दूर चमकती रोशनियां हैं, लेकिन कॉस्मिक ऑडिसी का पहला अध्याय यहीं से हमारी सोच बदलना शुरू करता है। यह अध्याय एक सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछता है, हम कहाँ हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी असली जगह क्या है। ब्रह्मांड सिर्फ आकाश नहीं, एक विशाल संरचना किताब बताती है कि ब्रह्मांड कोई खाली जगह नहीं है, ये बना है अरबों आकाश गंगाओं से, अरबों खरबों तारों से, ग्रहों, उपग्रहों, गैस और ऊर्जा से। और यह ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले अस्तित्व में आया। ये कोई अनुमान नहीं, बल्कि आधुनिक खगोल विज्ञान की स्वीकृत जानकारी है। सौरमंडल, हमारी छोटी सी दुनिया। इसके बाद किताब हमारे घर की ओर लौटती है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम। ये समझाया गया है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी सहित 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य एक साधारण तारा है, कोई खास या अनोखा नहीं, लेकिन पृथ्वी फिर भी खास है क्योंकि यहाँ पानी है, उपयुक्त तापमान है और जीवन संभव है। पृथ्वी संयोग या सौभाग्य। चैप्टर 1 में यह भी बताया गया है कि पृथ्वी का जीवन योग्य होना कई प्राकृतिक संतुलनों का परिणाम है। सूर्य से सही दूरी, सही गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल की सुरक्षा और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इनमें जरा सा भी अंतर होता तो शायद जीवन संभव नहीं होता। यह अध्याय हमें पृथ्वी की नाजुकता और मूल्य दोनों का एहसास कराता है। हमारा भ्रम और सच्चाई किताब साफ कहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन सच्चाई यह है, हम एक ग्रह पर हैं जो एक तारे के चारों ओर घूमता है, जो एक आकाश गंगा का छोटा हिस्सा है। ये सोच हमें छोटा नहीं बनाती, बल्कि जिम्मेदार बनाती है। चैप्टर 1 की सबसे बड़ी सीख। ब्रह्मांड को समझना हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें विनम्र और जागरूक बनाने के लिए है। जब हम अपनी असली जगह समझते हैं तो हमारी सोच बदलती है और हमारा व्यवहार भी। क्यूरियस एंड इम्पोर्टेंट। अब एक सवाल आपके लिए, अगर हमारा सूर्य भी एक साधारण तारा है, तो क्या ब्रह्मांड में और भी ऐसी दुनियाएं हो सकती हैं जहां जीवन संभव हो? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में तारों के जन्म और उनके जीवन की कहानी में मिलेगा। चैप्टर 2, तारों का जन्म और मृत्यु, द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। जब आप रात के आसमान में एक तारे को चमकते हुए देखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है ये तारा कब पैदा हुआ और क्या यह हमेशा यूं ही चमकता रहेगा? कॉस्मिक ऑडिसी का दूसरा अध्याय हमें यही बताता है कि तारे भी हमारी तरह एक जीवन यात्रा से गुजरते हैं। तारों का जन्म, गैस और धूल से जीवन किताब समझाती है कि तारे अचानक पैदा नहीं होते। उनकी शुरुआत होती है नेबुला नाम के विशाल बादलों से, जो गैस और धूल से बने होते हैं। जब इन बादलों में गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, गैस सिमटने लगती है, तो एक प्रोटोस्टार बनता है। धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, दबाव बढ़ता है और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। यहीं से एक तारा जन्म लेता है। तारों की ऊर्जा, वे चमकते क्यों हैं? यह अध्याय बताता है कि तारे आग से नहीं, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन से चमकते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा तारे को चमकदार बनाती है और लाखों करोड़ों साल तक स्थिर रखती है। हर तारा एक जैसा नहीं होता। किताब बताती है कि तारों का भविष्य उनके द्रव्यमान, मैस पर निर्भर करता है। छोटे तारे जैसे हमारा सूर्य
धीरे धीरे ईंधन खत्म करते हैं, रेड जायंट बनते हैं और अंत में व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। बड़े तारे बहुत तेजी से ईंधन जलाते हैं, सुपरनोवा विस्फोट करते हैं और अंत में न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकते हैं। सुपरनोवा अंत या नई शुरुआत। सुपरनोवा तारों की मृत्यु का संकेत जरूर है, लेकिन यह एक नई शुरुआत भी है, क्योंकि भारी तत्व जैसे लोहा, सोना इसी विस्फोट में बनते हैं और नए तारों व ग्रहों का हिस्सा बनते हैं। किताब बताती है हम जिन तत्वों से बने हैं वे कभी किसी तारे के भीतर बने थे। हम और तारे, एक गहरा रिश्ता। यह अध्याय यह एहसास दिलाता है कि हम तारे नहीं हैं, लेकिन तारों से बने हैं। हमारा शरीर, हमारी पृथ्वी, यहाँ तक कि जीवन, सब कहीं न कहीं तारों की कहानी से जुड़ा है। चैप्टर 2 की सबसे बड़ी सीख, तारे सिर्फ आकाश की सजावट नहीं बल्कि ब्रह्मांड की निर्माण इकाइयां हैं। वे पैदा होते हैं, बदलते हैं और खत्म होकर भी नई रचनाओं की नींव रखते हैं। क्यूरियस क्वेश्चन, अब जरा सोचिए, अगर तारे पैदा होते हैं और मरते हैं तो क्या उनके समूह आकाश गंगाएं भी एक कहानी कहती होंगी? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम आकाश गंगाओं की दुनिया में प्रवेश करेंगे। चैप्टर 3, आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड के शहर, गैलेक्सीज, द सिटीज ऑफ द यूनिवर्स। अब जरा कल्पना कीजिए, आप किसी ऊंचाई से एक चमकता हुआ शहर देख रहे हैं जहां लाखों रोशनियां जगमगा रही हैं। कॉस्मिक ऑडिसी का 3रा अध्याय कहता है ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कुछ ऐसी ही हैं। हर आकाश गंगा तारों, ग्रहों और ऊर्जा से भरा एक पूरा शहर है। आकाश गंगा क्या होती है? किताब बताती है कि आकाश गंगा गैलेक्सी, तारों, ग्रहों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह होती है जो गुरुत्वाकर्षण से बंधा रहता है। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे आकाश गंगा। इसमें लगभग 100 अरब से अधिक तारे, असंख्य ग्रह और विशाल गैस बादल मौजूद हैं। हमारी जगह कहाँ है? चैप्टर 3 हमें यह समझाता है कि पृथ्वी आकाश गंगा के केंद्र में नहीं है। हम मिल्की वे के एक बाहरी हिस्से में एक सर्पिल भुजा, स्पाइरल आर्म पर सूर्य के साथ यात्रा कर रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, लेकिन उसका हिस्सा जरूर है। आकाश गंगाओं के प्रकार किताब 3 मुख्य प्रकार बताती है। स्पाइरल गैलेक्सीज, घूमती हुई भुजाएं। हमारी मिल्की वे इसी प्रकार की है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज, गोल या अंडाकार। ज्यादातर पुराने तारे इरेगुलर गैलेक्सीज, कोई निश्चित आकार नहीं। अक्सर टकराव का परिणाम। यह वर्गीकरण वैज्ञानिक अवलोकनों पर आधारित है। आकाश गंगाएं टकराती भी हैं। चैप्टर 3 बताता है कि आकाश गंगाएं स्थिर नहीं होती, वे एक दूसरे के पास आती हैं, टकराती हैं और कभी कभी एक नई आकाश गंगा बना देती हैं। भविष्य में मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगी, यह भी वैज्ञानिक अनुमान है। डार्क मैटर अदृश्य लेकिन जरूरी किताब यह भी समझाती है कि आकाश गंगाओं को एक साथ बांध कर रखने में डार्क मैटर की बड़ी भूमिका है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव हम महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 3 की सबसे बड़ी सीख, आकाश गंगाएं, हमें यह सिखाती हैं कि विशालता में भी व्यवस्था हो सकती है। हर तारा, हर ग्रह एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। क्यूरियस क्वेश्चन, अब जरा यह सोचिए, अगर आकाश गंगाओं के केंद्र में इतनी शक्तिशाली ताकतें मौजूद हैं, तो वहाँ वास्तव में क्या छुपा है? इस रहस्य का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, ब्लैक होल्स की दुनिया में। चैप्टर 4 ब्लैक होल्स, रहस्य, डर और सच्चाई। ब्लैक होल्स, मिथ्स वर्सेस साइंस। जब भी ब्लैक होल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक डरावनी तस्वीर उभरती है। सब कुछ निगल जाने वाला अंधेरा जिससे कुछ भी बच नहीं सकता। लेकिन कॉस्मिक चैप्टर 4 ब्लैक होल्स, रहस्य, डर और सच्चाई। ब्लैक होल्स, मिथ्स वर्सेस साइंस। जब भी ब्लैक होल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक डरावनी तस्वीर उभरती है। सब कुछ निगल जाने वाला अंधेरा जिससे कुछ भी बच नहीं सकता। लेकिन कॉस्मिक ऑडिसी का यह अध्याय कहता है ब्लैक होल्स, डर से ज्यादा विज्ञान का अद्भुत सच है। ब्लैक होल वास्तव में क्या होता है? किताब साफ साफ बताती है कि ब्लैक होल कोई छेद नहीं बल्कि बेहद घना पिंड होता है। जब बहुत बड़ा तारा अपना ईंधन पूरी तरह खत्म कर लेता है और उसका गुरुत्व इतना शक्तिशाली हो जाता है तो वह खुद में ही ढह जाता है और बनता है ब्लैक होल। इतना शक्तिशाली क्यों होता है गुरुत्वाकर्षण? ब्लैक होल का गुरुत्व इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश, लाइट भी बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए हमें वह दिखाई नहीं देता। इसी कारण उसे ब्लैक कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक होल दूर से सब कुछ खींच लेता है। ब्लैक होल से जुड़े आम मिथक किताब
कुछ जरूरी गलतफहमियां भी दूर करती है। ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड को निगल लेगा, ब्लैक होल पृथ्वी को खींच लेगा। ब्लैक होल सिर्फ कल्पना है। सच्चाई ये है कि ब्लैक होल का प्रभाव अपने आसपास तक ही सीमित होता है। इवेंट होराइजन, वापसी की सीमा। चैप्टर 4 में इवेंट होराइजन की अवधारणा समझाई गई है। यह वह सीमा है जिसके अंदर जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। यह ब्लैक होल का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। क्या वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल देखा है? हाँ, किताब बताती है कि वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की असली तस्वीरें ली हैं। ये खोज गणित, दूरबीन और कंप्यूटर डेटा पर आधारित है। यानी ब्लैक होल अब सिर्फ थ्योरी नहीं, एक सिद्ध तथ्य है। ब्लैक होल और आकाश गंगाएं। यह भी बताया गया है कि ज्यादातर आकाश गंगाओं के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है। कॉस्मिक ऑडिसी, ब्रह्मांड की एक अद्भुत यात्रा। यह ब्लैक होल आकाश गंगा की संरचना को प्रभावित करता है। चैप्टर 4 की सबसे बड़ी सीख। ब्लैक होल्स हमें यह सिखाते हैं कि जो दिखाई नहीं देता वो अस्तित्वहीन नहीं होता। विज्ञान डर को नहीं, समझ को बढ़ाता है। क्यूरियस क्वेश्चन। अब जरा ये सोचिए, अगर ब्लैक होल समय और प्रकाश को प्रभावित कर सकते हैं तो क्या समय हर जगह एक जैसा चलता है? इस रहस्य का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, टाइम, स्पेस और रिलेटिविटी की दुनिया में। चैप्टर 5, समय और अंतरिक्ष माइनस रिलेटिविटी की सच्चाई। टाइम, स्पेस एंड द फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स। हम सब एक ही घड़ी देखते हैं, एक ही समय जीते हैं, लेकिन कॉस्मिक ऑडिसी का यह अध्याय एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। समय जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं। किताब समझाती है कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है। वैज्ञानिक खोजों के अनुसार तेज गति और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण समय की गति को बदल सकते हैं। यही विचार आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आधार है। स्पेस और टाइम अलग नहीं है। चैप्टर 5 बताता है कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें मिलाकर कहा जाता है स्पेस टाइम। जब कोई भारी पिंड जैसे तारा या ब्लैक होल स्पेस टाइम को मोड़ता है तो समय भी प्रभावित होता है। टाइम डायलेशन, समय का धीमा होना। किताब में बताया गया है कि तेज गति से चलने वाली वस्तु के लिए समय धीरे चलता है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में घूमते उपग्रहों की घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से अलग चलती हैं। यह प्रभाव आज जीपीएस तकनीक में व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल होता है। गुरुत्वाकर्षण और समय। यह अध्याय बताता है कि ज्यादा गुरुत्व इक्वल्स समय धीमा, कम गुरुत्व इक्वल्स समय तेज। ब्लैक होल के पास समय लगभग रुक जाता है। यह विज्ञान है, कल्पना नहीं। इस खोज का मानव जीवन से संबंध। किताब साफ कहती है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन बदलावों को महसूस नहीं करते, लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पर यह प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण है। यह समझ हमें ब्रह्मांड की गहराई का एहसास कराती है। चैप्टर 5 की सबसे बड़ी सीख। समय कोई स्थिर धारा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ बहने वाली शक्ति है। हम जिस समय को सामान्य समझते हैं वो वास्तव में अत्यंत सापेक्ष, रिलेटिव है। क्यूरियस क्वेश्चन। अब जरा सोचिए, अगर समय और अंतरिक्ष इतने लचीले हैं तो क्या ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी जीवन संभव हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, लाइफ बियॉन्ड अर्थ की खोज में। चैप्टर 6, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? लाइफ बियॉन्ड अर्थ। सदियों से इंसान आसमान की ओर देखकर एक ही सवाल पूछता आया है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? कॉस्मिक ऑडिसी का यह अध्याय इसी सवाल की ईमानदार और वैज्ञानिक पड़ताल करता है। जीवन के लिए जरूरी शर्तें। किताब बताती है कि जीवन किसी भी ग्रह पर ऐसे ही संभव नहीं होता। इसके लिए चाहिए पानी, विशेषकर तरल पानी, सही तापमान, ऊर्जा का स्रोत, स्थिर वातावरण। इन्हीं शर्तों के आधार पर वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों की खोज करते हैं। हैबिटेबल जोन क्या होती है? चैप्टर 6 में समझाया गया है। हैबिटेबल जोन वो क्षेत्र है जहां ग्रह अपने तारे से इतनी दूरी पर होता है कि पानी तरल रूप में रह सके। पृथ्वी इसी जोन में स्थित है। अब तक कई ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जो अपने तारों की हैबिटेबल जोन में हैं। एक्सोप्लैनेट्स, दूसरे सूर्यमंडल के ग्रह। किताब बताती है कि वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं। इनमें से कुछ आकार में पृथ्वी जैसे हैं और कुछ की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जीवन का पक्का प्रमाण नहीं मिला। संकेतों की खोज, सेटी और अंतरिक्ष संदेश। यह अध्याय बताता है कि
वैज्ञानिक रेडियो संकेतों की खोज करते हैं ताकि बुद्धिमान जीवन के प्रमाण मिल सकें, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। किताब ईमानदारी से कहती है, खोज जारी है, निष्कर्ष नहीं। वैज्ञानिक सोच बनाम कल्पना। कॉस्मिक ऑडिसी यह स्पष्ट करती है कि विज्ञान उम्मीद देता है, लेकिन भ्रम नहीं फैलाता। एलियन जीवन अभी एक संभावना है, सच्चाई नहीं। चैप्टर 6 की सबसे बड़ी सीख। हमारी जिज्ञासा हमारी सीमाएं नहीं, हमारी ताकत है। यह अध्याय हमें सवाल पूछना सिखाता है, जवाब गढ़ना नहीं। क्यूरियस क्वेश्चन। अब आखिरी सवाल, अगर हम इस ब्रह्मांड का इतना छोटा हिस्सा हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है और इस ज्ञान से हमारी जिंदगी कैसे बदलनी चाहिए? इन सवालों के जवाब हमें अंतिम अध्याय में मिलेंगे, इंसान और ब्रह्मांड का रिश्ता। चैप्टर 7, इंसान और ब्रह्मांड का रिश्ता, ह्यूमैनिटीज प्लेस इन द यूनिवर्स। इतनी लंबी यात्रा के बाद अब हम फिर लौटते हैं खुद की ओर। तारों, आकाशगंगाओं, ब्लैक होल्स और समय के रहस्यों को समझने के बाद एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, इस सब में इंसान कहाँ खड़ा है? छोटा होना, महत्वहीन होना नहीं। किताब साफ कहती है, हम ब्रह्मांड में बेहद छोटे जरूर हैं, लेकिन महत्वहीन नहीं। हम सोच सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। यही हमें खास बनाता है। ज्ञान और जिम्मेदारी। चैप्टर 7 बताता है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। पृथ्वी की रक्षा, विज्ञान का सही उपयोग और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सोच, ये सब ब्रह्मांड को समझने का स्वाभाविक परिणाम है। विज्ञान और विनम्रता। ये अध्याय सिखाता है कि विज्ञान घमंड नहीं, विनम्रता सिखाता है। जब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे हैं, तो हम ज्यादा समझदार और ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। अकेले नहीं, लेकिन खास। किताब कहती है, शायद हम अकेले ना हों, शायद हों, लेकिन जब तक हमें पक्का उत्तर नहीं मिलता, हमारी जिम्मेदारी है कि जीवन की कद्र करें, पृथ्वी की सुरक्षा करें और जिज्ञासा को जिंदा रखें। चैप्टर 7 की सबसे बड़ी सीख। ब्रह्मांड हमें छोटा नहीं बनाता, बल्कि हमें सोचने योग्य बनाता है। हम उस कहानी का हिस्सा हैं जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनल मैसेज, बुक कंक्लूजन। कॉस्मिक ऑडिसी हमें यह सिखाती है कि 1. सवाल पूछना मानवता की पहचान है। 2. जवाब खोजते रहना हमारी जिम्मेदारी है। 3. और समझ के साथ जीना हमारा उद्देश्य है। चैप्टर 8, ब्रह्मांड का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। हमने जाना कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे बदला और आज कैसा दिखता है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या ये ब्रह्मांड हमेशा यूं ही रहेगा? कॉस्मिक ऑडिसी का ये अध्याय हमें भविष्य की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। किताब बताती है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये लगातार फैल रहा है और ये फैलाव तेज हो रहा है। यह खोज आधुनिक खगोल विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। डार्क एनर्जी, अदृश्य शक्ति। चैप्टर 8 में बताया गया है कि इस तेज फैलाव के पीछे डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी शक्ति मानी जाती है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव माप सकते हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। संभावित भविष्य के सिद्धांत। किताब 3 मुख्य संभावनाएं बताती है। 1. बिग फ्रीज, ब्रह्मांड ठंडा और अंधेरा हो जाएगा। 2. बिग क्रंच, फैलाव रुककर ब्रह्मांड वापस सिमट सकता है। 3. बिग रिप, फैलाव इतना तेज हो सकता है कि सब टूट जाए। इनमें से कौन सा सच होगा, यह अभी शोध का विषय है। चैप्टर 8 की सबसे बड़ी सीख। ब्रह्मांड का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उसे समझने की हमारी कोशिश कभी रुकनी नहीं चाहिए। क्यूरियस क्वेश्चन। अब जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड का भविष्य अनिश्चित है, तो विज्ञान हमें इतनी दूर तक कैसे ले आया? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 9, विज्ञान, जिज्ञासा और इंसान। साइंस, क्यूरियोसिटी एंड ह्यूमैनिटी। हर खोज, हर सिद्धांत, हर दूरबीन, सबकी शुरुआत एक सवाल से होती है, क्यों और कैसे? जिज्ञासा, मानव प्रगति की नींव। किताब बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिज्ञासा है। यही जिज्ञासा हमें गुफाओं से अंतरिक्ष तक ले आई। विज्ञान सवालों से डरता नहीं, उन्हें अपनाता है। गलतियां भी सीख का हिस्सा हैं। चैप्टर 9 सिखाता है कि विज्ञान कभी अंतिम सच का दावा नहीं करता। नई खोज पुरानी सोच को बदल सकती है। यही विज्ञान की खूबसूरती है।
विज्ञान और मानवता का संतुलन। किताब चेतावनी भी देती है, ज्ञान के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। तकनीक जीवन बेहतर बना सकती है या उसे खतरे में भी डाल सकती है। चुनाव हमारे हाथ में है। चैप्टर 9 की सबसे बड़ी सीख। विज्ञान हमें ताकत देता है, लेकिन दिशा हमारी सोच तय करती है। फाइनल थॉट क्वेश्चन। अब सवाल ये नहीं कि हम कितना जानते हैं, सवाल ये है हम उस ज्ञान का क्या करेंगे। आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन सोचने की यात्रा यहीं से शुरू होती है। हमने जाना ब्रह्मांड कितना विशाल है, हम कितने छोटे हैं और फिर भी कितना कुछ समझ सकते हैं। कॉस्मिक ऑडिसी हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड को समझना सिर्फ विज्ञान नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर यह ऑडियो बुक आपके मन में एक भी नया सवाल जगा पाई हो तो इसका उद्देश्य पूरा हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल किताबों का जादू सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें सवाल पूछना पसंद है।